दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नो न्यू पर। आप सभी ने अभी तक ये खबर कहीं ना कहीं से ज़रूर पढ़ी होगी या सुनी होगी कि एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 100 नेताओं को गिरफ्तार किया है, जिसमें कुछ कार्यकर्ता भी शामिल हैं। और अभी भी ये रेड जारी है। देश के कई राज्यों में, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु जैसे राज्यों में ये रेड अभी भी पूरे जोर शोर से जारी है। एक ऐतिहासिक तरीके से रेड मारी है ईडी ने और एनआईए ने। मैं पहले नोन्यू की तरफ से उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत शानदार और देश के ऊपर, देश को गौरवान्वित महसूस कराने वाला काम एनआईए ने किया है। दोस्तों, पीएफआई के बैन की मांग आज आप सबके सामने लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। नो न्यू की पूरी टीम देश की सरकार से ये मांग करती है कि पीएफआई जैसे संगठनों पर ना सिर्फ रेड होनी चाहिए, इनके दोगले, देश को खोखला करने वाले, छिचली और गंदी मानसिकता वाले नेताओं को ना सिर्फ हमें अरेस्ट करना चाहिए, बल्कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को तत्काल प्रभाव से हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। दोस्तों, मैं इसके लिए कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ बातें हैं जो आपसे मैं करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूं कि पीएफआई है क्या। पीएफआई की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसको आप इस तरीके से समझिए कि दक्षिण भारत में देश के 3 प्रमुख राज्य हैं, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। केरला के ऊपर कर्नाटका है और इधर तमिलनाडु मौजूद है। इन 3 राज्यों में 3 मुख्य ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। दोस्तों, एनडीएफ केरला का ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। कर्नाटका में एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता था, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी। और तमिलनाडु में एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है दोस्तों, एमएनपी। एमएनपी के फाउंडर मोहम्मद गुलाम थे, जो कि एक जर्नलिस्ट थे। बड़े एक जर्नल भी वो छापा करते थे 23,000 लोगों में, मतलब मुस्लिम लोगों का सबसे बड़ा जर्नल उसको आज तक माना गया। सन 2006 में इन तीनों राज्यों से आने वाली इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने एक साथ मर्ज होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसको नाम दिया गया पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। देश एक संवैधानिक देश है, पूरी आज़ादी है आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की। आर्टिकल 19 आपको आज़ादी देता है। लेकिन पीएफआई में ऐसी क्या दिक्कत है कि पीएफआई आज देश के सामने एक आतंकवादी संगठन के रूप में उभर कर आ रहा है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। पीएफआई के समर्थक ये दलील दे रहे हैं कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के पैरेलल एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया है, जो मुस्लिमों, दलितों, पिछड़े वर्गों के बारे में बात करना चाहता है, उनके हित के बारे में बात करना चाहता है। लेकिन मैं दोस्तों आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये वही पीएफआई है जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी की तर्ज पर खड़ा किया गया था सन 2006 में। अब स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के बारे में आपको बता देता हूं कि क्या ये बीमारी है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। हालांकि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया गया था भारत सरकार द्वारा, जब यूपीए की सरकार थी सन 2006 में, तभी इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया था। लेकिन अब समस्या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने की नहीं थी, यहाँ पे इस समस्या का हल भी नहीं हो जाता। अब मैं उस मानसिकता के ऊपर आपको ले जाना चाहूंगा जिस मानसिकता की वजह से एक तो ये ऑर्गेनाइजेशंस खड़े होते हैं, उसके बाद देश में तमाम तरीके की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, और फिर जब एनआईए एक बहुत बेहतरीन काम करते हुए इनके नेताओं को गिरफ्तार करता है, तो कुछ लिब्रांडू आके ये दलीलें देते हैं कि देश के संविधान को खतरे में डाला जा रहा है, डेमोक्रेसी को खतरे में डाला जा रहा है। और इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस को, जो सो कॉल्ड माइनॉरिटीज की बात करते हैं, 35-40 करोड़ लोग जो संख्या में मौजूद हैं, उन माइनॉरिटीज को बचाने के लिए जब ये ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं तो उनको बैन करते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया किससे प्रेरित था? इंडियन मुजाहिदीन से प्रेरित था। मुजाहिदीन का मतलब आप जानते हैं? मुजाहिदीन उन लोगों को कहा गया है इस्लाम में, इन लोगों के धर्म में उन लोगों को मुजाहिदीन कहा जाता है जो जिहाद के लिए लड़ते हैं और पेशे से एक स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पार्टी के अंदर एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इंडिया से निकल के एक दूसरी ओवरशूट पार्टी बनी, उसके अंदर आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब नेताओं की एज लिमिट 30 साल रखी जाती है, यानी उस पार्टी में 30 साल से बड़ा कोई भी नेता शामिल ही नहीं हो सकता, इंडियन मुजाहिदीन की आइडियोलॉजी से उस पार्टी को जोड़ा जाता है और तब उस तर्ज पर एक पार्टी खड़ी की जाती है। और आप नाम दे रहे हैं कि हम देश के माइनॉरिटीज के समर्थन में बात करना चाहते हैं। क्या देश की और पार्टीज माइनॉरिटी के समर्थन में बात नहीं करती? क्या बाबा साहब ने माइनॉरिटी के समर्थन में बात नहीं की थी? आप लोग उस तरह की कौन सी बात करना चाहते हैं कि आप ही देश के मुसलमानों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बाकी पार्टियां सुरक्षा की बात नहीं कर रही? दोस्तों, इसी साल केरल में अप्रैल के महीने में पीएफआई के एक नेता को मस्जिद के बाहर बम से उड़ाया गया। इल्जाम लगाया गया कि इस नेता की हत्या आरएसएस के समर्थकों ने की। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो खबर सामने आई कि आरएसएस के समर्थकों ने बदले की भावना से ऐसा किया, और ये खबर झूठी फैलाई गई कि आरएसएस के समर्थकों ने बदला लिया, क्योंकि आरएसएस के एक बड़े नेता को, एक डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के लीडर को
वहां पर पीएफआई के लोगों ने चक्कुओं से मारकर हत्या कर दी गई थी। सांप्रदायिक दंगे फैलाने की पूरी रणनीति पीएफआई की थी। 2023 के शुरुआती महीनों में मार्च में कर्नाटका में चुनाव होने जा रहे हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। और फिर से वही बात मैं कहूंगा कि देश कभी भी बाहर के दुश्मनों से नहीं आ रहा, घर के जयचंदों से आ रहा है। ये कांग्रेस वाले लोग जो पीएफआई के साथ अपनी रोटियां सेकने के लिए उनका समर्थन करते हैं। कर्नाटका में चुनाव आने जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि दक्षिण कर्नाटका में, मैसूर में, उड़ीपुई जैसे इलाकों में पीएफआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। क्यों? क्योंकि वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। पीएफआई मुसलमानों के साथ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती आ रही है। पीएफआई हालांकि कुछ चुनाव नहीं लड़ती है, चुनाव में इनकी हालत बहुत खस्ता रहती है, लेकिन एसडीपीआई जैसी पार्टीज का समर्थन करके ये लोग अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं और देश के बंटवारे को जनसंख्या के आधार पर, धर्म के आधार पर ये लोग करने की पूरी रणनीति बना करके चलते हैं। दोस्तों सिमी को, यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग बहुत पहले ही बैन कर चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि पीएफआई जो कि इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुकात रखता है, ये वही इंडियन मुजाहिदीन है जो जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार है। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट 2006 में शब्बीर नाम के शख्स को अरेस्ट किया गया, जिसकी सीधी गतिविधियां पाई गई थी मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर। और आप लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग दलितों को और आप लोग मुसलमानों को सुरक्षित रखना चाहते हैं बॉम्ब ब्लास्ट करके, निर्दोषों की हत्या करके। क्या यही सुरक्षा है? दोस्तों इसीलिए मैं फिर से अपने शब्दों को दोहराना चाहूंगा, इन लोगों का धर्म आए दिन कटघरे में खड़ा रहता है। ये कुछ चंद लोग हैं, आप मेरी बात को गलत ना समझिए। मैं पूरे एक धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उस मानसिकता के खिलाफ बात कर रहा हूं जिस मानसिकता की तर्ज पर इस देश के उन लोगों को माइनॉरिटीज बताया जा रहा है और उनके हक की तथाकथित लड़ाई लड़ी जा रही है इन पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। मैं देश की सरकार से ये मांग करना चाहूंगा सीधे तौर पर कि पीएफआई के नेताओं को ना सिर्फ अरेस्ट किया जाए, इस ऑर्गेनाइजेशन को तत्काल प्रभाव से पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाए और साथ ही एसडीपीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो पीएफआई के साथ, इंडियन मुजाहिदीन के साथ लड़कर मुसलमानों के समर्थन के तर्ज पर चुनाव लड़ती हैं और फिर आतंकवादी गतिविधियों को इल्जाम देती है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को हमको बैन करना पड़ेगा। दोस्तों सिमी, पीएफआई, एसडीपीआई ये वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 1979 में ईरान रेवोल्यूशन में अपना समर्थन दर्ज करती हैं। दारू इस्लाम के नाम के नारे को ये लोग समर्थन देते हैं। दारुए इस्लाम क्या होता है? यानी कि देश में किसी भी एक राष्ट्र को इस्लाम भूमिका पर खड़ा करना, उस देश के राष्ट्र को। एक थियोक्रेसी टर्म होता है दोस्तों, इसमें डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, पहुंचाइए उन लिब्रांडुओं तक जो लिबरलिज्म के नाम पर पीएफआई के समर्थन में